हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, टारगेट 90 सीरीज का आज 84वां दिन है और आज हम बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्लास हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन आपको 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे। फैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों के बारे में बातें करने वाले हैं। क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस टाइम पे पूरा का पूरा टाइम जो होता है 1947 तक का, उस टाइम पे कौन रहता है? तो अंग्रेज ही रहते हैं। तो ये अंग्रेज जो थे, जो गवर्नर थे, जो गवर्नर जनरल थे, जो वायसराय थे, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। इन्होंने क्या किया, कौन था, किसके टाइम में क्या घटनाएं घटी, बहुत बार क्वेश्चन बनता है और बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो यहां पे हम टोटल 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे और इसके अंदर में आपको 60 से 70 फैक्ट तैयार हो जाएगा यहां पे आज की क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अगर पूछा जाए तो आप इसको यहां पे टिक कर लेना। इंपॉर्टेंट क्लास में अगर हिस्ट्री में बात की जाए तो गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय को आप टिक करके रख लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और हाँ, वही रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। फिर वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग क्या थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। कौन? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। कौन गवर्नर जनरल थे? गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बताइए, गवर्नर जनरल बताइए, तो कौन है? सी राजगोपालाचारी। कौन? सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। ठीक है। चलिए, अंतिम गवर्नर जनरल बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अंतिम गवर्नर जनरल आपको याद रखना है सी राजगोपालाचारी। ठीक है। और यहां पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के पहले भारतीय पहला गवर्नर जनरल, भारतीय पहला गवर्नर जनरल, भारतीय पहला गवर्नर जनरल। अगर ये पूछेगा तो भी सी राजगोपालाचारी ही आपको याद रखना है। क्यों? देखिए, ये सारे आप देखोगे तो बोलोगे हाँ ये तो अंग्रेज नाम है, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, सारे ये पहले के नाम है, अंग्रेजों के नाम है। भारतीय पूछा जाए, भारतीय पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, भारतीय पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तब विलियम बेंटिंग आपको याद रखना है 1828 में। ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, भारत के पहले वायसराय, भारत के पहले वायसराय, भारत के पहले वायसराय अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, डिटेल में समझाए गए चीजों को, और आपको ऐसे ही कॉपी में लिख लेना है। फिर देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड बेंटिंग? कब? जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है कलकत्ता में उस टाइम पे ये गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक है। देखिए, जब वॉरेन हेस्टिंग रहते हैं इस टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट की भी स्थापना होती है। कब? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना, एक्ट की स्थापना कब होती है? तो 1773 के टाइम पे। गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग ही रहता है उस टाइम पे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई?
वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। क्या बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? मतलब क्या? पैसा आप वसूलो, शासन हम चलाएंगे, ठीक है, केंद्र में अलग राज्य में अलग, ऐसा करके। तो द्विशासन प्रणाली क्या हो रहा था इस टाइम पे? इस टाइम पे क्या हो रहा था, जो राजा महाराजा थे पैसा वो वसूल कर रहे थे, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा था? अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई ये आपको बताना है। देखिए उस टाइम पे क्या हो रहा था, अंग्रेजों पे, जब अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि जो लोग हैं, लोगों से टैक्स वसूल रहे हैं, कौन? सरकार वसूल रही है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा कौन होगा? तो जो जनता है वो गुस्सा किस पे होगी? सरकार पे गुस्सा होगी, जो यहाँ के नेता है या जो यहाँ के शासक है। लेकिन शासन कौन कर रहा था? तो उस टाइम पे अंग्रेज शासन कर रहे थे, है ना। अंग्रेज डिसाइड कर रहे थे कि पैसा हम खर्च करेंगे, कहाँ पे खर्च करना है, वसूलो तुम। मतलब कहीं ना कहीं जनता और सरकार, जो यहाँ की स्थानीय शासक थे, उनके बीच में लड़ाई होती थी, और पैसा एक्चुअल में रखता कौन था? अंग्रेज रखते थे। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? उसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की जाती है। और वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है? तो द्विशासन प्रणाली को बंद करता है। बंद करने का काम कौन करता है? तो वॉरेन हेस्टिंग करता है। और बंगाल में द्विशासन प्रणाली को लागू कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके काल में? बेंटिंग के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, या फिर डलहौजी के शासनकाल में? भारतीय लोक सेवा है ना, जैसे आप जानते हो कि यूपीएससी एपीएससी जो होता है, उसका प्रवर्तन कब, किसके शासनकाल में लागू किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस के काल में। कब? तो देखिए आपको याद रखना है 1793-92 के टाइम पे ये कॉर्नवालिस रहता है, उसी टाइम पे लागू किया जाता है। इसके अलावा ये जो कॉर्नवालिस है, इसके टाइम पे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी लागू की जाती है। क्या? स्थायी बंदोबस्त। कौन सी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके टाइम में लागू की जाती है? तो ये कॉर्नवालिस के टाइम पे लागू की जाती है। बेंटिंग के शासनकाल में क्या होता है? तो सती प्रथा पर रोक रखता है। बहुत अच्छा इंसान था ये। सती प्रथा पे रोक लगता है इसके टाइम पे। ठगी प्रथा पर रोक लगता है, ठगी प्रथा पे, है ना। इसके अलावा इसके टाइम पे शिशु, जो बच्चों की हत्या होती थी, जो बालिकाएं रहती थी, उनकी जो हत्या, भ्रूण हत्या होती थी पहले, जब छोटी रहती थी, छोटे टाइम में भी उनकी हत्या की जाती थी, तो शिशु वध पे भी रोक लगाया गया था। किसके टाइम पे? तो बेंटिंग के शासनकाल में। आपको याद रखना, बेंटिंग के शासनकाल में। कब? तो सती प्रथा, देखिए 1828 के टाइम की बात हो रही है। सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु वध, सारी चीजों पे रोक लगाया गया था। कॉर्नवालिस के शासनकाल में क्या? स्थायी बंदोबस्त लागू की जाती है और लोक सेवा का प्रवर्तन या फिर स्टार्ट किया जाता है। कर्जन के शासन में क्या होता है? तो बंगाल का विभाजन होता है। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो बंगाल की विभाजन कर्जन के काल में 1905 में होता है। और स्वदेशी आंदोलन इसी के टाइम में होता है, जब विदेशी कपड़ों को जलाया जाता है, जो स्वदेशी कपड़े हैं उनको यूज करने बोला जाता है। वो सारा जो टाइम रहता है वो कर्जन का टाइम रहता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, या फिर त्रावणकोर का राजा? बताइए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक। सहायक संधि होती क्या है? सहायक संधि, मान लीजिए कि हम छत्तीसगढ़ के हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एमपी है, फिर यहाँ पे क्या है? राजस्थान में है, ठीक है। अंग्रेज लोग क्या करते थे? बोलते थे कि चलो ये एमपी हो गया, क्या हो गया? ये एमपी हो गया, ये राजस्थान हो गया। अब इनको राजस्थान वालों से लड़ाई करना है, तो ये एमपी बीच में हो गया और यहाँ पे अंग्रेज लोग हो गए। अंग्रेज लोग, मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ में हैं और यहाँ पे हमें आक्रमण कहाँ पे करना है? राजस्थान पे आक्रमण करना है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट राजस्थान पे आक्रमण करेंगे और कहीं बीच में ऐसा हुआ कि जो एमपी के लोग हैं, एमपी के लोग भी कहीं राजस्थान की सपोर्ट में आ गए, तो अंग्रेजों का बंटाधार हो जाएगा, है ना। तो फिर इसके लिए क्या किया? ये अंग्रेजों ने क्या बोला? सहायक संधि करेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ पे अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है, चलो हम राजस्थान पे आक्रमण करेंगे, लेकिन एमपी वालों से हम एक सहायक संधि कर लेते हैं। कैसा? हम बोल देंगे कि चलो यार तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो, हम तुमको सेना दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हम तुमको सेना दे रहे हैं। हम तुमको जो सेना दे रहे हैं, आखिर सेना का तो खर्चा लगता है, हमको तुम पैसा दे दो, हम तुमको सेना दे रहे हैं, ठीक है। सेना तुम्हारी रखवाली करेगी तो तुम सेफ रहोगे।
यही इनकी सहायक संधि होती थी। तो इससे क्या होता था, कहीं ना कहीं ये घेरे की नीति बना देते थे ये। मतलब ये जो एमपी के लोग हैं ये कंट्रोल किस पे हो गया, तो ये छत्तीसगढ़ या फिर अंग्रेज के लोगों पे कंट्रोल हो जाता है इनका। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, हम तुमको पैसा दे देते हैं और तुम क्या करोगे, हमें सेना दे देना। फिर अब देखो, अब सीधी सी बात है, जब अंग्रेज अब राजस्थान पे आक्रमण करेंगे तो एमपी के पास में तो कोई सेना है नहीं, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि ठीक है तुम सेना दो। अब इनके पास कोई सेना नहीं है तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो गया, तो एक क्या बन गया, एक घेरा बन गया। ठीक है, ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हमें राजस्थान पे सीधा डायरेक्ट आक्रमण यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसीलिए सहायक संधि को लागू किया जाता है। और सहायक संधि को लागू कौन करता है, तो देखिए दो नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। कौन कौन से नाम, एक है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में सहायक संधि को लागू किया जाता है, लेकिन ये अनऑफिशियल रहता है। अगर ओरिजिनली बोला जाए, मतलब एकदम कि हाँ यार इसी के टाइम पे लागू किया गया, तो लॉर्ड वेलेजली, कौन, लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे ये लागू होता है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि आप हमेशा नाम सुनोगे। वेलेजली ही सहायक संधि को अच्छे से लागू करता है। ठीक है, तो वेलेजली जब सहायक संधि को लागू करता है तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन होता है, आपको याद रखना है ऑप्शन बी, हैदराबाद का निजाम। कब करता है, तो 1798 में। कब, 1798 में हैदराबाद का निजाम। उसके बाद फिर कौन इसको सहायक संधि को स्वीकार करता है, मैसूर का शासक। ठीक है, मैसूर का शासक। ठीक है, ये 1800 ईस्वी के पास में, 1800 ईस्वी के पास में। ठीक है, तो ईस्वी आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, आपको याद रखना सबसे पहले हैदराबाद का निजाम, उसके बाद मैसूर। तो सहायक संधि को स्वीकार कौन किया सबसे पहले, हैदराबाद का निजाम। आप देखोगे ये हमारा भारत हो जाएगा, ये दक्षिणी क्षेत्र हो जाता है भारत का, है ना। मान लीजिए ये हो गया, ये दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पे हैदराबाद में, उसके बाद फिर मैसूर में। ऐसे ये लोग क्या करते हैं, तो ये सहायक संधि को स्वीकार करवाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, अभी हमने आपको बताया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा इंसान रहता है विलियम बेंटिंग, यही सती प्रथा पर पाबंदी लगाता है। इसके अलावा क्या करता है, तो ये शिशु वध पर भी पाबंदी लगाता है। यही जो विलियम बेंटिंग रहता है, ये क्या होता है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है। क्या, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है, तो यही होता है। ठीक है, तो सती प्रथा पर पाबंदी कौन लगाता है, विलियम बेंटिंग लगाता है। और इसके अलावा कब लगाता है, ये भी आपको याद रखना है, 1828-29 के आसपास में, 1828-29 के आसपास में। विलियम बेंटिंग बहुत अच्छा इंसान। वॉरेन हेस्टिंग हमने आपको बताया कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, कहाँ का, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके टाइम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, सॉरी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ है, बताइए। अपहरण की नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा या फिर कुप्रशासन के द्वारा। बताइए कि जो लॉर्ड डलहौजी था वो अवध मतलब कहीं ना कहीं यूपी की बात हो रही है, तो अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस नीति से करता है, किस रीति से करता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुप्रशासन के कारण। कैसे, कुप्रशासन के कारण। देखिए डलहौजी की जो विलय नीति रहती है, डलहौजी की विलय नीति बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, डलहौजी की विलय नीति मतलब कहीं ना कहीं क्या करता है, विलय मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं घोलना, अपने आप में समागम कर लेना, उसको समाहित कर लेना। मतलब देखिए डलहौजी क्या था, अंग्रेजी शासक था। अब सारे जो भारत के शासक थे वो कहीं ना कहीं स्थानीय शासक हुआ करते, राजा महाराजा हुआ करते थे। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए राजा, मैं राजा हूं, हमारा जो बेटा रहेगा वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे ठीक है अब जैसे मैं राजा से अपने पद से हटूंगा तो आप क्या बनोगे, आप राजा बनोगे। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारा कोई बेटा नहीं हुआ। ठीक है, जो राजा है, राजा का कोई बेटा नहीं होता था। तो उस टाइम पे डलहौजी क्या करता था, अगर कोई राजा है और उसका कोई बेटा नहीं है, निसंतान है, और जो राजा है, राजा की मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या करेगा डलहौजी, अपने राज्य में उसे मिला लेगा। ठीक है, तो निसंतान राजा की मृत्यु पर वो क्या करता था, निसंतान राजा कोई रहता था, मतलब किसी कोई संतान ना हो, निसंतान राजा की मृत्यु पर
पर विलय कर लेता था। इसके अलावा अगर किसी को लगता था उसको कि हाँ यार यहाँ पे अच्छा प्रशासन नहीं है, तो कुप्रशासन के आधार पर कुछ भी, मतलब हमें अपने उस राज्य में मिलाना है तो कुछ भी हम आधार लगाएंगे, तो कुप्रशासन के आधार पर भी ये विलय करता था। तो ये कब किया है इसका, तो 1854-55 में इसको विलय किया था। किसका, तो अवध का। लेकिन जो डलहौजी रहता है, डलहौजी इसके पहले भी विलय नीति द्वारा कहाँ कहाँ किसो करता है, तो देखिए आपको याद रखना है 1848 को। 1848 में कहाँ, तो सतारा, महाराष्ट्र वाला सतारा, उसको विलय करता है। सबसे पहला जो विलय करता है डलहौजी 1848 में सतारा को। उसके बाद 1850 के टाइम पे किसको, तो जैतपुर को। किसको, जैतपुर को। ठीक है, ये दोनों जगह को आपको नाम याद रखना है। 1848 में सतारा को ये विलय नीति में अपने मतलब राज्य में मिला लेते हैं, फिर 1850 में जैतपुर को मिला लेते हैं, 1854-55 में अवध को मिलाता है। तो अवध का कुप्रशासन के आधार पर, बाकी ये लोग को विलय नीति के आधार पर कि यहाँ पे जो राजा है उनकी मतलब निसंतान, उनकी मतलब उनके कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो मृत्यु हो गई और उनको अपने राज्य में ये मिला लेता है। तो विलय नीति का पहला शिकार कौन बनता है, सतारा बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था, झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। अभी हमने आपको बताया है कौन, ऑप्शन बी सतारा। सतारा के बाद हमने आपको और क्या बताया है, जैतपुर बताया है। क्या बताया है, जैतपुर बताया है। चलिए ये तो आपको याद आ गया। अब आप बताइए कि सहायक संधि का पहला शिकार कौन हुआ था। सहायक संधि का पहला शिकार बताइए। सहायक संधि लागू कौन करता है, वेलेजली भी करता है और वॉरेन हेस्टिंग दोनों। अगर वेलेजली दिया रहेगा तो वॉरेन हेस्टिंग नहीं देगा, वॉरेन हेस्टिंग देगा तो वेलेजली नहीं देगा। दोनों आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग भी आपको नाम याद रखना है। चलिए पहला शिकार कौन होता है, तो अभी हमने आपको बताया था कौन, हैदराबाद के निजाम। कब, 1798 में। उसके बाद हैदराबाद के बाद में कौन, तो मैसूर। कब, तो 1800 ईस्वी में। जैतपुर, सतारा कब, 1848 में। फिर उसके बाद जैतपुर तो 1850 के टाइम में। चलिए आगे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड लिटन। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के टाइम पे बिछाई गई थी, बताइए बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। हाँ देखिए, कुछ अच्छा काम भी कर रहा था, कुछ बुरा काम भी कर रहा था। ठीक है, तो प्रथम जो रेलवे लाइन है वो इसी के टाइम पे बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, कब, तो 1853 में हमारी ट्रेन भी चल दी थी, पहले ही बिछा लिया था, ट्रेन चल गई थी। पहली ट्रेन कौन सी, तो आपको याद होगा, बहुत बार आपने नाम भी सुन लिया होगा, मुंबई और थाड़े के बीच में। किसके, मुंबई और थाड़े के बीच में पहली ट्रेन चली थी। कब, 1853 में। जो चलाया था, किसने चलाया था, तो ग्रेट इंडियन पेनिसुला ने। कौन, ग्रेट इंडियन पेनिसुला कंपनी है ना, ये इसके द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, और कौन शासन था उस टाइम पे, किसका शासन था या फिर गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पे गवर्नर था। फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हॉर्डिंग या फिर लॉर्ड लॉरेंस। बताइए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था। मतलब जो विधवा लोग हैं वो फिर से विवाह कर सकते हैं, ये कौन से राजा के टाइम पे या कौन से शासक के टाइम पे ये स्टार्ट किया था, बताइए। अभी हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं तो आपको बताना है कौन, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। कब, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आता है, 1856 में आता है। कब आता है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे और याद रखना है कि कौन, डी के कर्वे भी नाम आते हैं, इन्होंने भी यहाँ सपोर्ट किया था कि हाँ विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। कौन, राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय, ये लोग पहले ही सोच रहे थे, पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि हाँ विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। लेकिन इसका अधिनियम कौन लागू करता है, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1856 में।
निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन? भारत का पहला वायसराय कौन था? हमने आपको पहले भी बताया है, कब? बताइए, भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। कौन? लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था, है ना। और कब? तो 1856 के टाइम पे। कब? 1856 के टाइम पे। फिर उसके बाद क्या होता है? 1857 की क्रांति हो जाती है। किसकी? तो 1857 की क्रांति। जैसे 1857 की क्रांति होती है, आपको पता होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपी, बहुत सारे लोग, मंगल पांडे, सब लोग आते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति रहती है, ठीक है। उस टाइम पे अंग्रेजों को लगता है यार ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? 1858 में। कब? 1858 में महारानी विक्टोरिया। कौन? महारानी विक्टोरिया क्या बोलती हैं कि जो अब शासन चलेगा यहाँ पे इंडिया में, कहाँ पे? जो इंडिया में शासन चलेगा वो शासन ब्रिटिश के ताज द्वारा चलेगा। तो जो भारत में शासन चलेगा अब ये लोग नहीं चलाएंगे, शासन ब्रिटिश के ताज द्वारा चलेगा। ब्रिटिश के ताज द्वारा चलेगा। ब्रिटिश के ताज द्वारा मतलब वहां से, ब्रिटिश से, वहां अंग्रेज लोग जो इंग्लैंड में बैठे हैं वो लोग यहाँ पे शासन करेंगे, यहाँ पे बताएंगे कि हमें क्या क्या करना है, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि जो गवर्नर जनरल लोग थे, जो वायसराय लोग थे, इनके बस की बात नहीं है। तो अब कौन को? तो ब्रिटिश के जो ताज लोग हैं ये लोग वहां पे बैठ के यहाँ पे शासन करेंगे, ठीक है। 1858 में महारानी विक्टोरिया ने यहाँ पे चीजें की थी। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई? मतलब कितने लोग हैं हमारे पूरे भारत में, वो जनगणना कौन कराता है? देखिए, ये कंटिन्यू हो रही थी, हर 10वें साल में जनगणना होती है, लेकिन 2021 में क्या होता है? तो कोविड आ जाता है। कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई है। चलिए, आप ये बताइए कि पहली बार जनगणना कौन कराया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे पहली बार जनगणना होती है। अब इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि नियमित जनगणना कौन कराता है, तो पहली नियमित जनगणना, नियमित जनगणना मतलब क्या हुआ? हर 10वें साल में। तो नियमित जनगणना किसके टाइम पे होता है? लॉर्ड रिपन के टाइम में। ये बहुत अच्छा इंसान था। कौन? लॉर्ड रिपन बहुत अच्छा इंसान था। कब? तो 1881 में क्या होता है? तो 1881 में नियमित जनगणना पहली बार होती है। ये जो लॉर्ड मेयो है वो कब कराता है? तो 1872 में करा देता है। उसके बाद बोलता है कि ठीक है नियमित कराएंगे यार, ऐसे थोड़ी ना है कि अब 40 साल बाद हम लोग जनगणना कराएंगे। तो इसलिए जो रिपन आता है वो रूल लाता है कि ठीक है अब हर 10वें साल कराएंगे हम लोग जनगणना, ठीक है। इसके अलावा जो ये रिपन है और भी काम करता है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करता है। स्थानीय स्वशासन मतलब क्या होता है? जो ग्राम में पंचायतें होती है, नगरीय पंचायतें होती है, नगर पालिका होती है, तो यही जो शुरुआत होते हैं नगरीय निकाय या फिर जो स्थानीय स्वशासन होता है, स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है वो कौन करता है? तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन के टाइम पे होती है की शुरुआत। इसके अलावा ये क्या करता है? तो देखिए यहाँ पे लिटन, पहली बात हम आपको लिटन बताते हैं, लिटन के बाद में रिपन आता है, ठीक है। तो जो लिटन है ये आपके किस पे? तो आपके प्रेम में प्रतिबंध लगाता है। किस में? प्रेम पर प्रतिबंध लगाता है। अरे प्रेम नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं, प्रेम नहीं, आपके प्रेस पर प्रतिबंध। जैसे आप देखोगे आजकल प्रेस की हालत क्या है? तो प्रेस की हालत बहुत ही नाजुक है, बहुत ही घटियन है, ठीक है। तो प्रेस पर प्रतिबंध कौन लगाता है? लिटन लगाया था, ठीक है। अब क्या बोला? ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाता है। कौन सा एक्ट? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाता है। इससे आप याद कर लोगे, क्योंकि देखिए आपके प्रेम पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ठीक है, कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन लिटन जो है ये लुटिया डुबाने वाला इंसान, ये लुटिया डुबा सकता है। तो ये क्या करता है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाता है और क्या बोलता है कि ठीक है अब आप कोई भी चीज न्यूज़पेपर में जब छापोगे, कोई भी चीज है ना, कोई भी न्यूज अगर न्यूज़पेपर में छापना है उससे पहले आपको बताना पड़ेगा, हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम क्या क्या चीजें छापे, क्या क्या चीजें हम ना छापे, ठीक है। फिर वो क्या करता था? देखता था हाँ यहाँ पे ऐसा कोई कंटेंट है जो कि कहीं ना कहीं ये भारतीयों के लिए, भारतीय इससे उत्तेजित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं विरोध करने लग जाएंगे। तो ये होता था कि ठीक है ये इसको, इस कंटेंट को वहाँ से हटवा देता था, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे हो रहा है, आज को आप जो आपको न्यूज़ मिलती है कैसी रहती है? देखो पूरी पूरी छटी छटाई न्यूज़ मिलती है। जो सरकार को लगता है सरकार के लिए सही है वही आपको न्यूज़ मिलती है, जो सरकार को लगता है सही नहीं है वो न्यूज़ आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो प्रेस पर प्रतिबंध कौन लगाता है? लिटन लगाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाता है और ये प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसको समाप्त कौन करता है? रिपन समाप्त करता है। तो इसको जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, वर्नाक्यूलर
सर्कुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करता है, प्रेस एक्ट को समाप्त करता है, को समाप्त करता है। मतलब आपको परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेस का काम ही होता है, जो न्यूज रिपोर्टर है उनका काम ही होता है कि आप चीजों को बताओ, उजागर करो। लेकिन अगर ये यहाँ पे ऐसे करेंगे तो कैसे उजागर होगा, है ना। चलिए, उसके बाद भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बार्ली द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या फिर लॉर्ड लिटन के द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी जो संस्थाएं हैं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? हमने आपको अभी बताया, ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन क्या करता है? तो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन इसी के टाइम पे होता है, बंगाल का विभाजन इसी के टाइम पे होता है। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बंगाल का विभाजन कर देता है। पूर्वी बंगाल में क्या रहता है? तो मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। जो पश्चिमी बंगाल होता है उसमें हिंदू ज्यादा रहते हैं। दोनों को लड़ाने का काम करता है, कौन करता है? तो लॉर्ड कर्जन करता है। इसलिए फिर उस टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। बोला जाता है कि हम स्वदेशी आंदोलन चालू करेंगे। स्वदेशी आंदोलन मतलब हम यहीं का जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है, यहीं को यूज करेंगे, चाहे कपड़ा हो, चाहे जो भी चीजें, हम स्वदेशी ही यूज करेंगे। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी इसी के टाइम पर होती है। और मुख्यतः इसका जो क्षेत्र रहता है वो कहाँ पे रहता है? तो ये बंगाल का क्षेत्र रहता है। कहाँ पे? बंगाल का क्षेत्र रहता है। चलिए, उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन के काल में, या फिर लॉर्ड वेलेजली काल में, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में, या फिर वॉरेन हेस्टिंग के काम में। क्या आपको बताना है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मतलब पुरातत्व जो हमारी जो पुरानी चीजें हैं उनको खोज करना, फिर उसके खोज करने के बाद ये आखिर कितने टाइम की चीजें हैं, जैसे हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता हो गई, है ना, जो चीजें मिली हैं कहीं ना कहीं पुरातात्विक चीजें हैं। तो सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में होती है, ये आप बताइए। पूरा मतलब पुरानी, तत्व मतलब तत्व वाली चीजें, पुरानी चीजें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के काल में। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, या फिर लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो शासन करो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अभी हमने आपको बताया क्या, पूर्वी बंगाल कौन? तो मुस्लिम, और पश्चिमी बंगाल कौन? हिंदू। बंगाल को दो भागों में बांट दिया। ये जो बंगाल था यहाँ पे मुस्लिम, यहाँ पे हिंदू। ठीक है, तो जब बांट देता है कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बंटवारा करने का काम करता है। इससे क्या होता है? तो दोनों में मतभेद हो जाते हैं। फिर इससे बहुत सारी आंदोलन भी चलते हैं, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन। इसी का नीति रहता है, इसी का रणनीति रहता है। ठीक है, चलिए आगे। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या फिर लॉर्ड रीडिंग। कि भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ है? आज भी हमारी जो राजधानी है वो दिल्ली है, नई दिल्ली है। किसके काल में स्थानांतरण हुआ था, ये आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। कब? तो 1911 के काल में। ठीक है, 1911 के काल में लॉर्ड हार्डिंग क्या करता है? तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करता है क्या? राजधानी को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलनबरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, या फिर सर जॉन शोर ने। कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा था जो कि भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो ने। देखिए, दास प्रथा क्या होती है? दास प्रथा जैसे कि पहले के टाइम में हमारे यहाँ, मान लीजिए अभी भी हमारे भारत में क्या है, तो लोग बहुत ज़्यादा हैं। लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ पे क्या है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे हैं लोग? सऊदी अरब जा रहे हैं, है ना, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, अंग्रेज लोग यहाँ पे रहते थे, देखते थे यार इनके पास कोई काम है नहीं, क्या करेंगे, तो लोगों के पास उतना पावर तो रहता नहीं था। ठीक है, लोगों को पकड़ी, चल भाई चल, ए श्यामू चल, श्यामू रामू, है ना, और यहाँ पे ये जितने भी लोग थे, हेमा प्रेमा, सबको पकड़ के ले गए ट्रेन में। ठीक है, ट्रेन में ले जाते थे, इसके अलावा ट्रक में, बस में, जहाँ भी जो भी रहता था उसमें पकड़ के ले गए। कहाँ ले गए ये लोग? तो अपने इंग्लैंड ले गए।
और इंग्लैंड ले जाके वहां पे इनसे काम कराते थे। ठीक है, तो इंग्लैंड में लोग कम रहते थे और वहां पे ज्यादा जरूरत थी किसकी, लेबर की ज्यादा जरूरत थी। तो यहाँ के लोगों को जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती अगर किसी से काम कराया जाए तो कहीं ना कहीं वो दास प्रथा में आता है। ठीक है, तो ये दास प्रथा को किसने बंद कराया था, लॉर्ड एलन बरो ने बंद कराया था, आपको याद रखना है। दास प्रथा भी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। फिर देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या करते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में हमने आपको बताया, सती प्रथा को बंद कराया। सती प्रथा क्या होती है, तो जैसे मान लीजिए पहले के टाइम में क्या होता था, हस्बैंड और वाइफ ये होते हैं। आप बोलोगे हाँ हम भी होंगे बाद में कभी। ऐसा होता था पहले के टाइम में कि अगर मान लीजिए कि हस्बैंड की किसी भी रीजन से मृत्यु हो जाती है तो वाइफ को क्या होता था, तो हस्बैंड के साथ में जो चिता रहता था उसमें जला दिया जाता था, किसको, वाइफ को। इसलिए फिर ये रूल लाते हैं कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रूल लाते हैं कि सती प्रथा ये गलत चीज होता है। ये वाइफ को क्या करते थे, सती कर देते थे, मतलब वहां पे क्या कर देते थे, जला देते थे, मतलब वो जिंदा रहते थे, जिंदा जिंदा उनको आग में डाल देते थे। ठीक है, तो हस्बैंड के साथ वाइफ भी वहां पे क्या जल जाती थी। ठीक है, तो ये सती प्रथा हो गया। एवं शिशुवध, शिशुवध मतलब क्या, जो छोटी सी बालिका रहती थी, मतलब ऐसा होता है कि हाँ जो लड़की का जन्म हो तो लड़की को पहले ही क्या करते थे, तो मार डालते थे। तो शिशुवध ये सब पे रोक कौन लगाता है, तो विलियम बेंटिंग लगाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।